हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की, एक ऐसे डायनेमिक लीडर की जिनकी अनपैरेलल्ड विक्ट्री और पॉपुलैरिटी को सभी एडमायर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, यानी कि अपने प्रधानमंत्री जी की। नरेंद्र मोदी आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि जो इनको पसंद नहीं करते वो भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते। एक चाय वाले से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स तक का सफर कैसा रहा होगा, कैसे रही होगी इनकी अर्ली लाइफ, कैसे रहा होगा इनका पॉलिटिकल करियर, या इनमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि आज नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज में से एक है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में हुआ। इनका जन्म एक गुजराती फैमिली में हुआ। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। अपने परिवार के 6 बच्चों में से मोदी जी तीसरे स्थान पे आते हैं। इनका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था। यहाँ जी के परिवार द्वारा ही संचालित एक चाय का स्टॉल वडनगर रेलवे स्टेशन पे हुआ करता था, जहाँ मोदी जी भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उस चाय की दुकान पे काम करते थे। मोदी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर से ही ली है। वो पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन बचपन से ही उनका रुझान थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सब में ज्यादा रहा। उनको किताबें पढ़ने का, देश की हिस्ट्री जानने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो बचपन से ही लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद करते थे। मोदी जी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत इंस्पायर थे। उनकी किताबों से, उनकी आइडियोलॉजी से, स्वामी विवेकानंद द्वारा सीखने वाली कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स, ऐसा वीडियो हमने अपने चैनल पे भी बनाया है, तो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, 8 साल की उम्र से ही मोदी जी के हिंदी टीचर चंद्रकांत जी ने उनका पॉलिटिकल रुख देखते हुए और उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ये देखते हुए उनका इंट्रोडक्शन आरएसएस में कराया, और मोदी जी ने उनके साथ लोकल आरएसएस की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया, जहाँ पे उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से भी हुई। इन्होंने ही मोदी जी को बाल स्वयं सेवक, जो कि आरएसएस का एक जूनियर कैडेट है, वहां पे भर्ती कराया और आगे चल के उनके पॉलिटिकल मेंटोर भी बने। 18 साल की उम्र में मोदी जी का विवाह उनके परिवार द्वारा यशोदाबेन से करा दिया गया, जो कि बाद में गुजरात में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका का काम करने लगी। लेकिन मोदी जी का लक्ष्य तो कुछ और ही था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कहते हैं कि उनका कभी डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन वह बतौर पति पत्नी भी कभी नहीं रहे। इसके बाद मोदी जी ने देश के कई राज्यों में भ्रमण किया, जैसे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ भी। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, जो कि राजकोट में है, बेलूर मठ और अद्वैत आश्रम में भी मोदी जी कुछ कुछ समय के लिए रुके। उसी बीच में जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, तब मोदी जी ने हमारे देश के सैनिकों की भी सहायता की और उनको ट्रेन्स के डब्बों में जाके जिस तरह की भी सहायता उनसे हो पाई वो उन्होंने दी। 1969 और अर्ली 1970 में वो वापस से अहमदाबाद गए और वहां पे फिर से अपने एक्वेंटेंस लक्ष्मण राव इनामदार जी से मिले। इसके बाद शुरू होता है मोदी जी का एक्चुअल पॉलिटिकल करियर। मोदी जी ने आरएसएस 1971 में ज्वाइन किया और आरएसएस में काम करने के दौरान ही मोदी जी ने 1978 में अपना ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स भी किया। 1978 में वो आरएसएस के संभव के प्रचारक भी बने, यानी कि आरएसएस के रीजनल ऑर्गेनाइजर। सूरत और वडोदरा में उनके काम को देखते हुए उनको आरएसएस की दिल्ली शाखा में भी भेजा गया। फिर जब वे गुजरात वापस आए तो आरएसएस ने ही मोदी जी को 1985 में बीजेपी को सौंप दिया। लोग कहते हैं कि 1987 में बीजेपी के अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन को जीतने के पीछे मोदी जी की ही कैंपेनिंग थी और उन्हीं के एफर्ट्स थे, जिसकी वजह से 1987 में उनको बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी बना दिया गया। इसी बीच वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी क्लोज आए। उन्होंने गुजरात पे एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजराती। ये बुक गुजराती लैंग्वेज में थी। गुजरात में उनके अच्छे कामों को देखते हुए
उनका चयन बीजेपी ने नेशनल इलेक्शन कमेटी में 1990 में किया। 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में भी अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया। 1998 में उन्हें बीजेपी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को फाइनली मोदी जी ने गुजरात का सीएम का पद स्वीकार किया और फिर लगातार 3 टर्म्स तक वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर के पद पे ही नियुक्त रहे। इस बीच जैसे उन्होंने गुजरात का तो नक्शा ही बदल दिया हो, गुजरात को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया। मोदी जी ने गुजरात में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में और वहाँ के डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया, जिसकी वजह से वह केवल गुजरात में नहीं बल्कि और राज्यों में से भी एक बहुत अच्छे नेता के रूप में देखे जाने लगे। इसी बीच गुजरात में गोधरा राइट्स भी 2002 में हुए, जिसकी वजह से मोदी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज किया जाने लगा। बहुत सी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मोदी जी पे इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया, जिसकी वजह से ही मार्च 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी तैयार की, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ताकि इस मामले की अच्छे से जांच हो सके। 2010 में एसआईटी ने मोदी जी से पूछताछ भी की, लेकिन जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो जुलाई 2011 में एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की और सुप्रीम कोर्ट को फाइनली इस केस को क्लोज करने को बोला। फिर मार्च 2012 में ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में लोकसभा इलेक्शन के लिए नियुक्त किया, जिसमें कि उन्होंने वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा और पहली ही बार में इतनी जबरदस्त विक्ट्री हासिल की। 26 मई 2014 को उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। 2014 से 2019 के बीजेपी और मोदी जी के कामों को देखते हुए भारत के लोगों ने 2019 जनरल इलेक्शन में वापस से मोदी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। इस बीच मोदी जी ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लाए जिसने कि इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की, जैसे कि मेक इन इंडिया, फिर पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम जनधन योजना। ऐसे करके वे कई योजनाएं भारत के गरीब परिवारों के लिए और किसानों के लिए लाए। केवल यही नहीं, मोदी जी ने दूसरे देशों के साथ भी अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत कुछ किया और दूसरी कंट्रीज से रिलेशंस स्ट्रेंथन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर चाहे वो बहरीन, ईरान, सऊदी या यूएई जैसी अरब कंट्रीज हो या फिर ब्रिक्स और एशियान की कंट्रीज हो, मोदी जी ने यूएस और चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग किए और यहाँ तक कि 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया ने होस्ट की। मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटीज का तो कोई जवाब ही नहीं। फिर चाहे वो किसी भी काम में इनिशिएटिव लेना हो, चाहे उनकी मार्केटिंग स्किल्स हो, जैसे कि अब की बार मोदी सरकार, मैं भी चौकीदार हूँ, इस सब की मार्केटिंग कितने जबरदस्त लेवल पे हुई थी ये आप सभी को पता है। फिर चाहे उनकी नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से जापान से बुलेट ट्रेन का मंगवाना हो, और सबसे बड़ी लीडरशिप स्किल जो हम मोदी जी से सीख सकते हैं वो है डिसीजन मेकिंग स्किल। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, 370 एब्रोगेशन, राम मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सभी बोल्ड डिसीजंस जिससे कि उनकी सरकार गिर भी सकती थी, इसके बावजूद ये सभी डिसीजंस लेने से पहले मोदी जी ने दूसरी बार नहीं सोचा। तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम केवल बड़े लीडर्स में ही देखते हैं। हर चीज को एक स्ट्रैटेजी और विजन बना के करना। वह आज भी बोलते हैं कि भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, जो कि दिखाता है कि उनका विजन और उनकी आइडियोलॉजीज कितनी स्ट्रांग है। तो दोस्तों, एक लीडर को, एक व्यक्तित्व को क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, उसका इतने बड़े लेवल पे आना, और केवल आना ही नहीं, उस पद पे टिके रहना, इसका मतलब तो जरूर है कि उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो कि हम सभी को सीखनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, स्ट्रैटेजी और विजन के साथ काम करना, टीम बिल्डिंग कैपेसिटी, ये सभी मोदी जी की ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि हर लीडर के अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको लाइफ में एक लीडर बनना है तो ये क्वालिटीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि आप बने रहे ट्यून्ड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं एक और ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।